हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द बायोटॉप के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है डीएनए डैमेज के ऊपर बात कि डीएनए डैमेज किसे कहते हैं, किस तरह से होता है, किस फैक्टर की वजह से होगा, किस तरह से काम करेगा, डीएनए पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, उन सभी के ऊपर है वो हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि डीएनए डैमेज है वो हमारे पास किस तरह से देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमारी बात रहेगी डीएनए डैमेज है वो हमें डीएनए के अंदर चाहे सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक करके किया जा सके, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक हो, या फिर मैं कहूँ तो जो हमारे पास डबल स्ट्रैंड के अंदर ब्रेक हो। सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक हो सकता है या फिर डबल स्ट्रैंड के अंदर ब्रेक उत्पन्न किया जा सकता है, डैमेज किया जा सकता है, या फिर हमारे पास डीएनए डैमेज के अंदर ये भी देखा जा सकता है कि वो डीएनए है वो किसी तरह से अनयूजुअल कोई भी कोवलेंट बॉन्ड का किसी दूसरे के साथ क्या कर सके, बॉन्डिंग कर ले। यदि कहूँ टोटल तो अनयूजुअली वो क्या दिखा दे, हमें बॉन्डिंग हमें दिखा दे किसी अदर अमंग न्यूक्लियोटाइड के साथ। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, डीएनए डैमेज के नाम से है वो यहाँ पर जानते हैं। यानी टोटल बात कहूँ तो हमने क्या कहा है, अनयूजुअल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया किसी दूसरे के साथ, या सिंगल स्ट्रैंड या डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो गया, तो वो हमारे पास क्या हो सकता है, डीएनए डैमेज हो सकता है। अगर मैं बात करूं कि डीएनए डैमेज है वो किस तरह का हो सकता है, कौन कौन इसको कर सकता है, तो ध्यान रखना एक डीएनए डैमेज अपने आप होता है उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, स्पॉन्टेनियस डीएनए डैमेज कहते हैं। यानी अपने आप खुद होने वाला डैमेज है उसे कहेंगे स्पॉन्टेनियस डीएनए डैमेज। और इसके साथ साथ हमारे पास यदि किसी फैक्टर के थ्रू हम अगर उसको डीएनए को डैमेज करें तो वो हमारे पास किस नाम से जाना जाएगा, इंड्यूस्ड डीएनए डैमेज, या फिर हम कह सकते हैं इंड्यूस के द्वारा हम क्या करते हैं, डीएनए डैमेज को कोज करते हैं। तो इन स्पॉन्टेनियस से डीएनए डैमेज हो गया और हम इंड्यूस करके क्या कर सकते हैं, डीएनए डैमेज है वो कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें, यदि हम क्या करें कि डीएनए को डैमेज को फिक्स कर दें, जैसे मैं यहाँ पर बात कहूँ कि यदि हमने डीएनए डैमेज को चेंज नहीं किया, रिपेयर नहीं किया, तो डैमेज नोट क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, रिपेयर कर सकते हैं। अगर डीएनए डैमेज रिपेयर नहीं होता है तो सेल्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे पहले सुनिएगा, अगर डैमेज को हम रिपेयर नहीं करेंगे तो डैमेज जो हमारे पास देखने को मिलेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। जैसे ही डैमेज फिक्स हुआ और डैमेज फिक्स होने की वजह से हमारे पास क्या देखने को मिलेगा कि डैमेज फिक्स हुआ, और जिससे हमारे पास जो भी चेंज हुआ है, चाहे वो न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, परमानेंटली क्या हो जाता है, उसमें चेंज हो जाता है। और जैसे ही परमानेंट उसमें चेंज हमें देखने को मिलेगा उसको हम किस नाम से जान सकते हैं, यहाँ पर म्यूटेशन के नाम से वो जान सकते हैं। यानी हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, आपका म्यूटेशन देखने को मिल सकता है, या फिर इसी के भाषा में मैं बात करूँ तो हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, हेरिटेबिलिटी चेंज हमें देखने को टोटली देखने को मिल सकता है। यानी टोटल भाषा में बात कहूँ तो हमारे पास क्या देखने को मिला है, यहाँ पर हेरिटेबिलिटी कुछ चेंजेज होते हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं, और उन्हीं हेरिटेबिलिटी चेंजेस की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, आगे इवोल्यूशन से वो देखने को मिलता है। यानी टोटल बात कहूँ तो डीएनए डैमेज को हम कैसे कह सकते हैं कि डीएनए डैमेज हमारे पास है वो एक सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड ब्रेक उत्पन्न किया जा सकता है, और अनयूजुअली कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन वहाँ पर होगा, और रिपेयर कर देंगे तो ठीक है, नहीं किया तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर म्यूटेशन है वो कोज हो जाएगा।
सबसे पहले इस डीएनए डैमेज में जो स्टार्टिंग फेज है यानी फर्स्ट फेज है, जिसको हमने कहा है कि स्पॉन्टेनियसली हमारे पास क्या हो सकता है, डीएनए डैमेज हो सकता है। तो उस स्पॉन्टेनियस के ऊपर बात करते हैं कि स्पॉन्टेनियसली या स्पॉन्टेनियस डीएनए डैमेज कैसे हो सकता है, उसके ऊपर है वो हमारी बातें हैं वो यहाँ पर रहेगी। स्पॉन्टेनियस से डीएनए डैमेज कैसे खोज किया जा सकता है उसके ऊपर बात करूं तो सबसे पहला जो चेंजेज आता है स्पॉन्टेनियस के अंदर वो हमें देखने को मिलेगा कौन सा आपका, वो है टोटोमेरिक शिफ्ट। टोटोमेरिक हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब टोटोमेरिक शिफ्ट का मतलब यहाँ पर क्या लिया है वो थोड़ी सी ध्यान से सुनना कि टोटोमेरिक शिफ्ट का मतलब है कि जो बेस पेयर प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर, कौन सी, बेस पेयरिंग प्रॉपर्टी, बेस पेयरिंग जो प्रॉपर्टी होती है आपस में बॉन्ड बनाने की, वो क्या हो जाती है, अल्टर हो जाती है, या फिर कहूँ यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगी, अल्टरेड हो जाएगी, चेंज हो जाएगी प्रॉपर्टी। उसको हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, टोटोमेरिक शिफ्ट देखने को मिलेगा। अब टोटोमेरिक शिफ्ट कैसे देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि हमारे पास जो बॉन्डिंग होती है वो एमिनो है, वो हमेशा ही बॉन्ड किसके साथ करता है, आपका कीटो के साथ बॉन्ड बनाने का काम है वो यहाँ पर किया जाता है। यानी एमिनो फॉर्म है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगी, आपकी कीटो के साथ बॉन्ड है वो बनाएगी। अगर मैं बात करूँ कि एमिनो फॉर्म में कौन रहता है, तो आपका एडेनिन है वो एमिनो फॉर्म में रहता है, और कीटो हमेशा ही कौन सी फॉर्म आ गई आपकी, थाइमीन आ गई। उसी तरह से जब आपका साइटोसिन है, ये साइटोसिन एमिनो फॉर्म में होता है और कीटो फॉर्म में ही होता है, तो कौन होगा, ग्वानिन होगा। जब एमिनो फॉर्म में आपका एडेनिन है, कीटो फॉर्म में थाइमीन है, एमिनो फॉर्म में साइटोसिन है, और ग्वानिन किस फॉर्म में, कीटो फॉर्म में है, तो हमें यही देखने को मिलता है एडेनिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाती है, थाइमीन के साथ, और साइटोसिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाती है, ग्वानिन के साथ बॉन्ड है वो बनाती है। तो ये हमारे पास किसका होता है, नॉर्मल वे से एमिनो है वो किस में रहता है, आपका कीटो के अंदर बॉन्डिंग का रूप में प्रेजेंट रहता है। लेकिन अपने आप जब चेंजेज होगा तो ये जो एमिनो आपके पास है, एमिनो जो एडेनिन के रूप में है, ये किस में चेंज हो जाता है, आपका एमिनो फॉर्म में चेंज हो जाएगा। यानी किस में चेंज हो जाएगा, आपका एमिनो फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और जो कीटो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये कीटो भी किस में चेंज हो जाएगा, आपका इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब क्या देखने को मिलेगा हमें मुख्यतः रूप से या मेन रूप से, तो एमिनो है वो हो गया किसका, एमिनो का, और कीटो फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो गई, इनोल फॉर्म की। और जैसे ही ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी होती है आपस में एक दूसरे से चेंजेज करने वाली प्रॉपर्टी हमारे पास चेंज होती है, चेंज होते ही जो बेस पेयर थे यानी एडेनिन जो थाइमीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ग्वानिन जो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बना रहा है, इनकी जो चेंजेज प्रॉपर्टी है वो भी हमें क्या देखने को मिलेगी, चेंज हो जाएगी। और चेंज कैसे होगी कि जो एडेनिन आपका थाइमीन के साथ बॉन्ड बना रहा था, अब एमिनो कन्वर्ट होते ही अब यही एडिनोसिन या एडिनो किसके साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देगा, साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देगा। और जो साइटोसिन ग्वानिन के साथ बॉन्ड बना रहा है वो अब किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एडेनिन के साथ। उसी तरह से इनोल वाले में बात करूं तो जो ग्वानिन है वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा था, साइटोसिन, ये थाइमीन के साथ बनाना स्टार्ट कर देगा। और जो थाइमीन है ये किसके साथ बॉन्ड बनाना आपका स्टार्ट कर देगा, तो ध्यान रखना ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देगा। ये आपस में कुछ इस तरह से बेस पेयरिंग प्रॉपर्टी है वो एक दूसरे की क्या हो जाती है, आपकी यहाँ पर चेंजेस देखने को हमें मिलती है। और यही फॉर्म्स क्या कहलाती है, टोटोमेरिक शिफ्ट कहलाती है।
अब दोबारा सुनना, टोटोमेरिक शिफ्ट हमने किसको कहा है कि एमिनो फॉर्म्स के अंदर जो हमारे पास प्रेजेंट है वो इमिनो में चेंज हो जाता है, और कीटो के अंदर जो कंपोनेंट है वो किस में चेंज हो जाएगा, इनोल में चेंज हो जाएगा। और जैसे ये कीटो इनोल में कन्वर्ट हुआ, आपस में जो बेस पेयरिंग प्रॉपर्टी थी वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और जैसे ही चेंज हुई कि जो हमारे पास एडेनिन था वो थाइमिन के साथ बॉन्ड बना रहा है, अब वो एडेनिन किसके साथ बनाएगा, आपस में चेंज होने की वजह से वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड को शो करेगा। और यही प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहलाती है, टोटली टोटोमेरिक शिफ्ट कहलाती है। ये बॉन्डिंग हमें कब देखने को मिलती है, नॉर्मल वे से देखने को मिलेगी। और टोटोमेरिक शिफ्ट होने से क्या प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है, यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी वो कैसी हो जाएगी, आपके पास यहाँ पर टोटोमेरिक प्रॉपर्टी है वो हमें टोटली देखने को मिलेगी। ये हो गया हमारा सबसे पहला है वो कौन सा, टोटोमेरिक शिफ्ट के बारे में बातें। अब हम सेकंड नंबर पे बढ़ते हैं आगे, और सेकंड नंबर इस स्पॉन्टेनियस के अंदर हमारे पास क्या देखने को मिलेगा कि स्पॉन्टेनियसली क्या देखने को मिलता है, डी एमिनेशन जो होता है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी अब डी एमिनेशंस की बात करूँ तो डी एमिनेशन हमारे पास देखने को मिलेगा। डी एमिनेशंस का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो एमिनो ग्रुप है, ध्यान रखना क्या होगा, एमिनो ग्रुप है वो तो आपका रिमूव होगा यहाँ से, और जैसे ही ये ग्रुप रिमूव होगा इस एमिनो ग्रुप की जगह है आपका क्या बाइंड हो जाएगा, O2 होता है या ऑक्सीजन होता है आपके पास है, वो यहाँ पर बाइंड हो जाएगा। यानी O है वो आपका क्या रहेगा, बाइंड रहेगा। जैसे ही एमिनो ग्रुप की बात करूँ, कौन सा हो गया, NH2 ग्रुप है वो रिमूव होगा, उसकी जगह क्या बाइंड हो जाएगा, ऑक्सीजन है वो बाइंड हो जाता है। अब जैसे ही क्या हुआ, एमिनो ग्रुप रिमूव, एमिनो ग्रुप किस किस में हो सकता है, अगर मैं बात करूं एडेनिन की, जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो हमारे पास कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होगी, तो इसके ऊपर हमें यहाँ पर एमिनो ग्रुप देखने को मिलेगा। ये हो गई एडेनिन की स्ट्रक्चर। अब अगर मैं ग्वानिन की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता हूँ तो ग्वानिन की स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर NH2 ग्रुप देखने को मिलेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। अगर साइटोसिन की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करूं तो साइटोसिन में आपका कहाँ पर देखने को मिलेगा, इस जगह पर NH2 ग्रुप देखने को मिलेगा, और यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। तो ये तो हो गई ग्वानिन की स्ट्रक्चर, ये हो गई आपकी किसकी, साइटोसिन की स्ट्रक्चर। अब इसमें से जैसे थाइमीन की स्ट्रक्चर बनाऊँ तो थाइमीन के अंदर आप में क्या होता है, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या होता है CH3। ये किसकी स्ट्रक्चर है, आपकी थाइमीन की स्ट्रक्चर। और थाइमीन में कभी भी NH2 नहीं होता, इसलिए थाइमीन ग्रुप में कभी भी आपका क्या नहीं होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ध्यान रखना यहाँ पर डी एमिनेशन जो होता है वो यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो किस किस में देखने को मिलेगा, जैसे ही डी एमिनेशन किस में देखने को मिलेगा तो वो ध्यान रखना एडेनिन में होगा। एडेनिन में होते ही यहाँ से आपका NH2 ग्रुप रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर बाइंड क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन। जैसे ही NH2 ग्रुप बाइंड हो, ऑक्सीजन बाइंड हुआ, होते ही यह स्ट्रक्चर किस में बदल जाएगी, आपकी हाइपोजेंथीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और हाइपोजेंथीन के अंदर कन्वर्ट हो गई, यानी कि यहाँ से इसी स्ट्रक्चर में मैं चेंज करूँ तो ध्यान रखना इसी स्ट्रक्चर में चेंज करने पे NH2 यहाँ से रिमूव हो गया, और NH2 जैसे ही रिमूव हुआ इस जगह पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन बाइंड, और ये एडेनिन अब किस में बदल गया है, आपका हाइपोजेंथीन की स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर आपका कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से ही मैं ग्वानिन की स्ट्रक्चर को अंदर करूं कि ग्वानिन के अंदर हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, तो ग्वानिन में मान लो यहाँ से मैं NH2 रिमूव करता हूँ और NH2 रिमूव करके यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन कर दिया, तो अब ध्यान रखना क्या हुआ कि हमारे पास जो ग्वानिन है, ग्वानिन में भी यही प्रोसेस होगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ध्यान रखना जेंथीन के अंदर। तो ये स्ट्रक्चर आपकी किसकी बन जाएगी, प्रॉपरली यहाँ पर जेंथीन की स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन हो गया। उसी तरह से जेंथीन के बाद में अगर मैं बात करूँ आपका साइटोसिन की बात करूँ तो साइटोसिन में भी यही होगा कि NH2 ग्रुप रिमूव होगा
और इसकी जगह ऑक्सीजन बाइंड होगा, और जैसे ही बाइंड हुआ आपकी स्ट्रक्चर किस में बदल जाएगी, यूरेसिल। जैसे यहाँ पर देखिए मैं इस NH2 को रिमूव कर देता हूँ, ये थाइमिन तो बनेगा ही नहीं, तो स्ट्रक्चर को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब क्या हुआ कि जैसे ही हमारे पास ये हुआ, डबल बॉन्ड के साथ मैंने ऑक्सीजन लगा दिया, तो ये किसकी बन गई, साइटोसिन कन्वर्ट हो गया किसमें, यूरेसिल के अंदर। यानी टोटल कहूँ तो ये कौन सी स्ट्रक्चर बन गई, यूरेसिल की स्ट्रक्चर बन गई। अब थोड़ा सा और क्या ट्विस्ट हमें देखने को मिला, वो देखिए कि एडिनिन था वो पहले बॉन्ड किसके साथ बना रहा था, थाइमिन के साथ, लेकिन जैसे ही डीएमिनेशन हुआ, हाइपोजेंथिन बना, बनते ही हाइपोजेंथिन किसके साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देता है, साइटोसिन के साथ आपका बॉन्ड बनाना है वो स्टार्ट कर देता है। जैसे ही ग्वानिन आपका साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है, उसी तरह से जेंथिन है वो भी किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब साइटोसिन था वो हमेशा ही किसके साथ बॉन्ड बनाता है, आपका ग्वानिन के साथ बनाता है, और यूरेसिल में कन्वर्ट हुआ तो यूरेसिल अब किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एडेनिन के साथ है, वो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो अब देखिए कि डीएमिनेशन हुआ है सिर्फ, यानी आपस में सिर्फ एक क्या कन्वर्ट हुआ है, एमिनो ग्रुप चेंज हुआ है, ऑक्सीजन उसकी जगह बाइंड है। ऐसे नहीं कि एमिनो ग्रुप रिमूव हो गया तो उसकी जगह कोई बाइंड नहीं किया, बाइंड किया, लेकिन किसने किया, ऑक्सीजन ने बाइंड किया। और जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड हुई, एडिनिन किस में कन्वर्ट हो गया, आपका हाइपोजेंथिन में कन्वर्ट हो गया, और इस ग्वानिन, जेंथिन और ये साइटोसिन किस में हो गया, यूरेसिल में कन्वर्ट हो गया। तो ये है हमारे पास कौन सा एक डीएमिनेशन, मतलब एमिनो ग्रुप का या एमीन का ग्रुप का क्या करना, यहाँ से रिमूव करना। अब उसके बाद में अगला हमारे पास जो आता है 3 नंबर का, जो स्पॉन्टेनियसली चेंज हमें देखने को मिलता है, वो हमारे पास कौन सा है, डीप्यूरिनेशन। कौन सा टॉपिक होगा अब हमारे पास, डीप्यूरिनेशंस होगा। यानी कि यहाँ पर अब किसका रिमूवेशन किया जाएगा या रिमूव किया जाएगा, तो वो हमारे पास होगा यहाँ पर प्यूरिन ग्रुप का रिमूवेशन होगा, यानी रिमूव होगा। अब रिमूव कैसे होगा, किस तरह से होगा, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना कि नॉर्मल हमारे पास डीएनए की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो 5 प्राइम के ऊपर सबसे पहले क्या रहता है, फॉस्फेट, फिर शुगर रहती है, फिर फॉस्फेट रहता है, शुगर, फिर फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, और लास्ट में शुगर। शुगर के ऊपर 3 प्राइम, और 3 प्राइम पर OH क्या बना दिया मैंने, ये OH फ्री बना दिया। अब इसके साथ ही शुगर के साथ हमेशा, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे एडेनिन जोड़ दिया, यहाँ पर मान लो मैंने ग्वानिन जोड़ दिया, यहाँ पर साइटोसिन जोड़ दिया, इस शुगर के साथ मैंने मान लो थाइमिन जोड़ दिया, तो ये हमारे पास बीच में कौन है, शुगर के रूप में आपके पास प्रेजेंट है। अगर ये भी थोड़ा सा ध्यान हो कि बॉन्डिंग कैसे बनेगी, इस शुगर में मान लो मैंने आपके जोड़ दिया साइटोसिन। अब थोड़ा सा आपको बताऊं, थोड़ी सी बॉन्डिंग के पैटर्न के बारे में हम यहाँ पर बातें करें, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये फॉस्फेट और फॉस्फेट दोनों तरफ है। ये बॉन्ड आपका कौन सा है, यहाँ पर फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड है, ये भी ध्यान में होगा आपको। जो साइटोसिन और ग्वानिन, ये साइटोसिन और शुगर आपस में जुड़ी हुई है, ये आपको पता है कौन सा बॉन्ड होगा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ये भी यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, ये भी ध्यान होगा। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो भी होगा, और फॉस्फेट के साथ अकेला बॉन्ड होता है, वो भी आपको पता होगा कौन सा होता है, एस्टर बॉन्ड होता है। इसी तरह से इसी के सामने ही हमारे पास एक चेन और बनती है, जिसमें यहाँ पर 5 प्राइम के सामने फॉस्फेट और शुगर, यहाँ पर शुगर हो गई, फिर इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर फॉस्फेट हो गया, फिर आपके पास यहाँ पर क्या हो गई, शुगर, शुगर के साथ यहाँ पर फॉस्फेट, और फॉस्फेट के साथ फिर शुगर, और इसी तरह से आपका क्रम होता है वो यहाँ पर चलता जाएगा, और लास्ट में जाते हुए आपके पास यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि शुगर का ये 3 प्राइम OH है वो फ्री मिलेगा, यहाँ पर आपका 5 प्राइम है। इस शुगर के साथ एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ेगा, इस शुगर के साथ साइटोसिन, इस शुगर के साथ आपका ग्वानिन, इस शुगर के साथ आपका एडेनिन जुड़ा, और इस शुगर के साथ आपका कौन सा जुड़ा, ग्वानिन जुड़ा। अब ये क्या होगा कि यहाँ पर हमें इस थाइमिन और एडेनिन के बीच में डबल बॉन्ड, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इनके बीच में भी ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर डबल, यहाँ पर आपको ट्रिपल, और जो ये बॉन्ड देखने को मिला ये कौन सा बॉन्ड है आपके पास है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ।
अब डीप्यूरिनेशंस में क्या होगा कि यहाँ पर आप जब इस डीएनए को टोटली क्या करते हो, थोड़ा सा हायर टेम्परेचर देते हो, या इतना ही कहूँ हाई टेम्परेचर आप थोड़ा सा ही प्रोवाइड करते हो इसको। तो टेम्परेचर जैसे ही प्रोवाइड किया, करते ही इनके अंदर से जो बॉन्ड होते हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके यहाँ पर ब्रेक हो जाएंगे। और मोस्टली जो ब्रेक होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, तो वो भी ध्यान रखना यहाँ पर। तो जो आपके पास अभी बताया था, कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड है या एन ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड है, वो आपका क्या हो जाता है, यहाँ से रिमूव हो जाता है। और ये सबसे क्या होता है, एक वीकेस्ट बॉन्ड होता है। यहाँ पे इसी के बारे में कुछ बातें कर देता हूँ कि ये कैसा है, वीकेस्ट बॉन्ड के रूप में प्रेजेंट है। और वीकेस्ट बॉन्ड है वो कैसा है, वीकेस्ट कोवलेंट बॉन्ड होता है। वो आपके पास नॉर्मली स्ट्रक्चर्स की, इतना ही ध्यान रखना, वीकेस्ट बॉन्ड के रूप में आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। अब क्या होगा, जैसे ही आपको इसको क्या थोड़ा सा हाई टेम्परेचर दिया, देते ही अब आपको क्या देखने को मिलेगा इसमें कि न्यूक्लियोटाइड है, चाहे बीच में से कोई सा भी न्यूक्लियोटाइड, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर कि एडेनिन है, ये आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो गया। तो ये रिमूव हो गया तो यहाँ पर क्या कोज हो गई, एक साइट कोज हो गई। और इसी साइट को, इसी जगह को हमने नाम दे दिया, कौन सी साइट, एपी साइट है, वो नाम दे दिया, यानी ए प्यूरिनेशन साइट का फॉर्मेशन हो गया। दोबारा देखना कि जब हम डीएनए को क्या करते हैं, हायर टेम्परेचर देते हैं और जिससे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो वहाँ पर जो हमारे पास एडेनिन है, कोई सा भी हो सकता है, एडेनिन है वो क्या हो जाएगा, आपका रिमूव होगा। और जैसे ही आपके पास एडेनिन होंगे, वो आपके पास यहाँ पर क्या होंगे, रिमूव होंगे। और रिमूव होते ही अब आपको क्या देखने को मिलता है यहाँ पर कि एडेनिन है वो अपने आप ही यहाँ पर क्या हो गया, रिमूव हो गया। और रिमूव होते ही यहाँ पर क्या बन गई, आपको एक एपी साइट का फॉर्मेशन हो गया। इसी एपी साइट्स को हम किस नाम से जानते हैं, हमारे पास डीप्यूरिनेशंस के नाम से है, वो यहाँ पर जानते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक हमारे पास हुआ कौन सा मेथड, आपका स्पॉन्टेनियसली मेथड, यानी कि डीएनए डैमेज है वो अपने आप होने वाली जो प्रोसेस है वो कैसे हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद में हमारे पास अगला आता है, वो है कौन सा, आपका इंड्यूस्ड मेथड, कि डीएनए डैमेज को हम इंड्यूसली कैसे कर सकते हैं, इंड्यूस फॉर्म में हम कैसे ला सकते हैं, इंड्यूस किस किस से कर सकते हैं। यानी टोटली बात कहूँ कि हम डीएनए को क्या करेंगे, यहाँ पर किसी एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट्स है वो हम अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद में हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर डीएनए के अंदर डैमेज होता है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक्सटर्नल एजेंट को हमें अप्लाई करना है। कौन कौन सा एक्सटर्नल एजेंट हो सकता है हमारे पास, तो उन चीज़ों की ध्यान रखना। सबसे पहला एजेंट्स होता है वो आपके पास यहाँ पर देखने को मिलेगा, कौन सा, फिजिकल एजेंट। सबसे पहला एजेंट कौन सा है, आपका फिजिकल एजेंट है। दूसरा होता है वो आपके पास यहाँ पर देखने को मिलेगा, कौन सा एजेंट, केमिकल एजेंट है। और तीसरा होता है आपके पास वो कौन सा होता है, यहाँ पर बायोलॉजिकल एजेंट। यानी इन तीन प्रकार के एजेंट के थ्रू हम क्या खोज कर सकते हैं, यहाँ पर डीएनए को डैमेज को खोज कर सकते हैं। सबसे पहले हम जिस बात करेंगे वो हमारे पास आएगा यहाँ पर कौन सा फैक्टर, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसे ही बात करेंगे, फिजिकल एजेंट के बारे में। फिजिकल एजेंट के द्वारा है वो हमारे पास क्या करना है, डीएनए को डैमेज करना है। अब फिजिकल एजेंट्स में नॉर्मली हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, रेडिएशंस जो होती है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। और इन्हीं रेडिएशंस की वजह से आपका क्या होता है, डीएनए जो है वो डैमेज है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब डीएनए है वो डैमेज्ड देखने को मिलेगा, तो डैमेज कैसे कैसे किन किन रेडिएशन की वजह से हो सकता है, तो वो ध्यान रखना। एक रेडिएशन है वो हमारे पास मिलेगी आपकी आयनाइजिंग रेडिएशन, और दूसरी रेडिएशन होती है वो कौन सी होती है आपके पास, यहाँ पर नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है वो आपको देखने को मिलती है। अब आयनाइजिंग रेडिएशंस की बात करूँ
तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आयनाइजिंग रेडिएशन में अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, जो एक्सरे लाइट होती है यानी एक्सरेज वगैरह रे होती है वो हमारे पास कौन सी आएगा आयनाइजिंग के अंदर, और जो नॉन आयनाइजिंग है उसमें हमारे पास कौन सी आएगी आपकी यूवी रेज जो होती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब इसी के साथ साथ में यहीं पर बात कर लेता हूँ कि जो आयनाइजिंग रेडिएशंस है, जो आपकी क्या है आयनाइजिंग रेडिएशन है या आयनाइजिंग रे है, वो नॉर्मली क्या करती है, तो वो ध्यान रखना आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को, आपका जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है उसको ब्रेक करती है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका लाइसिस हो जाएगा, लेस हो जाएगा या फिर ब्रेक हो जाएगा। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ब्रेक हो गया, और जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो डीएनए के अंदर क्या हो गया आपके पास है सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक उत्पन्न हो गया एक तो, या फिर आपके पास क्या देखने को मिल सकता है आपका यहाँ पर डबल स्ट्रैंड ब्रेक है, वो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाता है उत्पन्न हो जाता है। किसकी वजह से आयनाइजिंग में कौन कौन सी आएगी अल्फा, बीटा, गामा और एक्सरे लाइट होती है, इनकी वजह से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो टूट जाएगा, और जिससे डीएनए में क्या कोज हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंड या डबल स्ट्रैंड ब्रेक उत्पन्न हो गया, और सिंगल स्ट्रैंड या डबल स्ट्रैंड ब्रेक उत्पन्न होने से हमारे पास क्या होगा डीएनए यहाँ पर डैमेज हो गया है। अगली बात करूं यहाँ पर तो वो ध्यान रखना कौन सा है आपके पास दूसरा है, वो है हमारे पास नॉन आयनाइजिंग। अब ध्यान रखना नॉन आयनाइजिंग जो है हमारे पास कंपोनेंट है, उस नॉन आयनाइजिंग में एक ही लाइट आती है, वो है हमारे पास कौन सी यूवी बी लाइट। अब यूवी बी लाइट ध्यान रखना जैसे ही डीएनए पर गिरेगी, कहाँ पर डीएनए पर जैसे ये लाइट गिरेगी, गिरते ही आपके ऊपर क्या देखने को मिलेगा, जहाँ पर भी दो थायमीन एक साथ साथ होते हैं तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा थायमीन का डाइमर बन जाएगा। क्या बन जाएगा थायमीन आपस में डाइमर बना लेंगे, और जो डाइमर बनने से जो रिंग बनेगी यानी थायमीन के डाइमर बनने से जो रिंग बनी है उस प्रकार की रिंग को हम किस नाम से जानते हैं साइक्लोब्यूटेन रिंग कहते हैं। क्या रिंग कहते हैं साइक्लोब्यूटेन रिंग के नाम से है, वो हम जानते हैं। किसको जानते हैं जब थायमीन अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं थोड़ी बहुत रफली अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास क्या होगा इस तरह से दो थायमीन की रिंग होगी जिसमें कार्बन यहाँ इस जगह पर भी कार्बन इस जगह पर भी कार्बन होंगे, बाकी आपका 1 नंबर नाइट्रोजन यहाँ रहेगा, 3 नंबर नाइट्रोजन यहाँ रहेगा, और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड के साथ रहेगा यहाँ CH3 मान लीजिए, और यहाँ पर इसी पॉइंट कार्बन से आपका CH3 यहाँ आपका ऑक्सीजन रहेगा डबल बॉन्ड के साथ, यहाँ पर नाइट्रोजन, और इन कार्बन के अंदर यानी टोटली मैं रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करूँ तो यहाँ पर जो ये बॉन्डिंग हुई है वो रिंग हमारे पास बनी, उस रिंग को हमने क्या नाम दिया साइक्लोब्यूटेन है, वो रिंग यहाँ पर दिया। और साइक्लोब्यूटेन जैसे ही रिंग बनेगी बनते ही थायमीन या थायमीन है वो कभी भी एडिनिन के साथ है वो बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। एडिनिन क्या नो बाइंड, यहाँ लिख देता हूँ नो बाइंड विद एडिनिन, यानी एडिनिन के साथ ये बाइंड नहीं होगा, ये आपस में एक दूसरे से बनाएगा, उसे हम क्या कहते हैं साइक्लोब्यूटेन रिंग कहते हैं। तो ये हो गया हमारा आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग की वजह से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ब्रेक, जिससे सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड बॉन्ड ब्रेक हो गया, डीएनए के अंदर डबल स्ट्रैंड और सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक उत्पन्न। और नॉन आयनाइजिंग के अंदर हमें क्या देखने को मिला थायमीन डाइमर का फॉर्मेशन हो गया। अब अगला कंपोनेंट हमारे पास आता है यानी दूसरा एजेंट्स की बात हम यहाँ पर करते हैं, तो वो हमारे पास कौन सा है केमिकल एजेंट्स है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब केमिकल एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, किस तरह से होते हैं, तो वो ध्यान रखना कि केमिकल एजेंट्स हैं वो हमारे पास सबसे पहला एक बार हमें देखने को मिलेगा, सबसे पहला कि वो है जिसमें हम कह सकते हैं कि इससे बेस का एनालोगस हो जाता है, बेस का एनालोगस है वो हमारे पास देखने को मिलता है। बेस का एनालोगस कैसे होगा, जैसे हमारे पास क्या है थायमीन है,
अब थायमीन मोनोमर किसके साथ बॉन्ड बनाता है, एडेनिन के साथ, और जैसे ही बेस एडेनिन हुआ तो ये थायमीन किसके साथ बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका 5 ब्रोमो यूरेसिल के अंदर कन्वर्ट हो गया। उसी तरह से हमारे पास कौन सा है, एडेनिन है, जैसे इसमें बेस एनालोगस हुआ ये किस में बदल गया, 2 एमिनो प्यूरिन के अंदर आपका कन्वर्ट हो गया, यानी टोटली कहूँ तो 2 एमिनो प्यूरिन में कन्वर्ट हो गया और एक आपके पास किस में हो गया, 5 ब्रोमो यूरेसिल में हो गया। इसी तरह से दूसरा कंपोनेंट की बात करूँ केमिकल एजेंट्स की, तो इस दूसरे केमिकल में मैं कहता हूँ कौन सा आप ले सकते हो, आपका नाइट्रस ऑक्साइड ले सकते हो। कौन सा है, नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड करता क्या है, तो वही चीज़ करेगा, एडेनिन को किस में बदलेगा, आपका हाइपोजेंथीन में, जैसे हमने डीएमिनेशन वाला पढ़ा। ग्वानिन को किस में बदलेगा, आपका जेंथीन में बदलेगा। साइटोसिन को किस में बदलेगा, आपका यूरेसिल के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो ये आपका स्पॉन्टेनियसली चेंज होता है, और आपका अगर इंड्यूस करना है इसी फैक्टर के द्वारा तो नाइट्रस ऑक्साइड को दे दो, यानी किसको दे दोगे, HNO2 को दे दोगे। ये नाइट्रस ऑक्साइड क्या करेगा, यहाँ पर इसको एडेनिन को हाइपोजेंथीन, ग्वानिन को जेंथीन, और उसको क्या कर देगा, साइटोसिन को यूरेसिल में कन्वर्ट कर देगा। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ और होते हैं, जैसे कौन कौन से हमारे पास हो सकते हैं, उनके नाम के बारे में बात करूं तो तीसरा कंपोनेंट है वो आपके पास हो सकता है कौन सा, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी यहाँ पर होते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बात करूँ तो आपका H2O2 हो गया, और साथ साथ में कौन सा हो गया, ओजोन हो गया, ये हो सकते हैं। चौथा हमारे पास देखने को मिल सकता है कौन सा, आपका हेवी जो मेटल्स हैं, हेवी जो मेटल्स कौन से, जैसे कैडमियम हुआ है, मरकरी हुआ, इनकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है, केमिकल्स की वजह से हमें डीएनए को डैमेज देखने को मिल सकता है। तो ये 4 केमिकल हैं वो हमारे पास कौन से आपके केमिकल एजेंट्स के रूप में हम जाने जाते हैं। अगला आता है हमारे पास कौन सा, आपका बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट्स की बात करूं तो इसमें आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि पहला एजेंट्स हमारे पास आता है वो कौन सा होता है, आपका ट्रांसपोजोन्स होता है। ये ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं, किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना इन्हें हम रिट्रो ट्रांसपोजोन्स के नाम से भी जाना जाता है। रिट्रो ट्रांसपोजोन्स या ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं, तो वह जीन्स जो आपस में क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जंप करते हैं, या जीन आपस में जंपिंग जीन्स के रूप में जाने जाते हैं, उन्हें हम ट्रांसपोजोन कहते हैं। ये 2 तरीके से हो सकता है, एक तो कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म, और ये क्या हमारे पास कैसे हो सकता है, कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म। ये कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म के थ्रू भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं और कट एंड पेस्ट के माध्यम से भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और बायोलॉजिकल एजेंट्स के रूप में बात करूं तो आपके पास कौन सा आ जाएगा, वायरसेस आ जाएगा, जो क्या करता है, डीएनए डैमेज को करवाने का काम है वो यहाँ पर कर देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक हमने बात की है टोटल, वो हमारे पास किसके ऊपर हमने बात कर ली है, डीएनए डैमेज के ऊपर बात कर ली कि इंड्यूसिंग के रूप में हमारे पास फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स है वो हमें देखने को मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू।